हेलो एवरीवन, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। यस। यस, चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। सॉरी फॉर द डिले एवरीवन। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रही थी, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रेयर के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we wanted। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक स्ट्रैटेजी है। पहले हम वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे और फिर उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके हम बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। पहले मैं बात कर लेती हूँ। लाइन मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बन गई है। तो सबसे पहला शॉर्ट आरसी, फिर आपका एक मीडियम लेंथ का आरसी हो सकता है, और फिर आपका एक लॉन्ग आरसी। जब भी आपका शॉर्ट आरसी आए तो उसमें एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि आप सबसे पहले आरसी को रीड करोगे, क्योंकि छोटा सा है, आप इसको डायरेक्टली रीड करोगे और फिर क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो जब भी शॉर्ट आरसी होगा, क्या करोगे? आरसी को रीड किया और फिर क्या किया? उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मीडियम आरसी में और लॉन्ग आरसी में दोनों में सेम स्ट्रैटेजी होती है। अगर मीडियम और लॉन्ग आरसी आपके स्टोरी बेस्ड आते हैं, कि कोई कहानी है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसी इतनी सी कहानी है, लंबी सी कहानी है। तो जब भी लंबी कहानी होगी तो आप उस स्टोरी को क्या करोगे? उस स्टोरी को फास्ट रीड करोगे और फिर उस स्टोरी का आंसर, क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। तो मतलब जब भी स्टोरी होगी, भले ही वो शॉर्ट हो, मीडियम हो, लॉन्ग हो, हमेशा सबसे पहले रीडिंग करनी है और फिर आंसर देना है। अब मान लो कि ये स्टोरी जो है, स्टोरी नहीं है, किसी और टॉपिक पर पैसेज है। कोई फाइनेंस बेस्ड पैसेज आ गया है, कोई इन्वायरमेंट के ऊपर पैसेज आ गया है, कोई न्यूज़ के ऊपर किसी ने कोई न्यूज़, कोई करंट अफेयर्स चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रही है, उसके ऊपर कोई पैसेज आ गया, या फिर कोई भी पैसेज आया है, भले ही वो आपका मीडियम हो, भले ही वो आपका लॉन्ग लेंथ का हो, आपको देखना है कि आपका वो प्रीलिम्स का है या मेंस का है। अब प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या होता है? बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस के आरसी में डिफरेंस क्या होता है कि अगर प्रीलिम्स का पैसेज होता है, इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कीवर्ड वाले होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में कोई वर्ड मिल जाएगा और उस वो वर्ड आपको पैसेज में भी मिल जाएगा और आप उस तरीके से आंसर दे सकते हो। तो अगर प्रीलिम्स का पैसेज है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, और मेंस के पैसेज क्या होता है? मेंस के पैसेज में ज्यादातर क्वेश्चंस इन्फ्रेंस वाले होते हैं। मतलब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी है। तो अब प्रीलिम्स वाले पैसेजेस की क्या स्ट्रैटेजी होती है? तो प्रीलिम्स वाले जो पैसेजेस होते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादातर आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, उनमें आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हो। क्या करते हो उनमें? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करोगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको कीवर्ड मिल रहा होगा। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड। हर किसी का इंपॉर्टेंट वर्ड अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका कीवर्ड सेम हो, बट आपको जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उस वर्ड को क्या करो? नोट डाउन कर लो अपने। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई नंबर दे रखा हो तो उस नंबर को तो हमेशा नोट डाउन करो। कोई नंबर दे रखा है, किसी की कोई शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो वो हमेशा आपका इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। जनरली जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो आपके नाउन और आपकी वर्ब होती है, तो उस कीवर्ड को आपको क्या कर देना है? नोट डाउन कर लेना है।
इसके बाद आपको पैसेज को क्या करना है, स्किम करना है. What you have to do is you have to skim the passage. अभी हम स्किमिंग सीख रहे हैं इतने लंबे टाइम से, तो हमें पैसेज को स्किम करना है और हमें याद रखना है कि हमें कीवर्ड कहाँ मिल रहा है. मतलब हमारा फोकस क्या रहेगा, कोई भी मुझे कीवर्ड वाली लाइन मिल रही होगी ना जो मैंने नोट डाउन किया था, वो बस मुझे एक आइडिया सा लग जाए कि वो कीवर्ड किस लाइन में मिल रहा है मुझे. अभी मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ये स्ट्रैटेजी और क्लियर हो जाएगी. फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. जब आंसर कर रहे होंगे हम क्वेश्चन के, हमें वो कीवर्ड मिलेंगे तो उस पैसेज पे वापस जाएंगे, उस लाइन को रीड करेंगे जहां पे कीवर्ड दिया हुआ था और आंसर करेंगे. तो बेसिकली प्रीलिम्स का पैसेज करने की ये स्ट्रैटेजी. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस में जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे थे उनको लिख लिया, फिर पैसेज को स्किम किया और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दिया. अच्छा, कुछ चीजें, अगर आपको कोई वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन मिल रहा है, प्रीलिम्स में आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम, इस वर्ड का एंटोनिम, जैसे कि पैसेज में यूज हुआ है, तो उस क्वेश्चन को स्किमिंग से पहले आंसर कर सकते हो. यू कैन आंसर इट बिफोर स्किमिंग ऑल्सो. तो ये होती है प्रीलिम्स के पैसेज की स्ट्रैटेजी. अभी जब हम मेंस वाले पैसेजेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी हम करेंगे, या फिर अभी कर लेते हैं. मेंस में बस एक चेंज क्या आता है, सिर्फ एक चेंज आता है कि जैसे यहाँ पे हम प्रीलिम्स में स्किमिंग कर रहे होते हैं, मेंस में हम फास्ट रीडिंग करते हैं. क्योंकि मेंस में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए. तो अगर प्रीलिम्स में मैं 30 to 45 सेकेंड्स पर पैराग्राफ दे रही हूँ, तो मैं मेंस में 1 minute to 1.5 minutes पर पैराग्राफ दे सकती. बस ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. मतलब जहां हम स्किमिंग कर रहे होते हैं वहां हम क्या कर लेते हैं, वहां हम फास्ट रीडिंग कर लेते हैं. बस ये डिफरेंस होता है. अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ना करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या मेथड है. थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं होती इंग्लिश में. इंग्लिश में सब कुछ एप्लीकेशन होता है. तो सभी लोग तैयार हैं अप्लाई करने के लिए? एवरीवन रेडी फॉर एप्लीकेशन? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सभी को पहला पैसेज दिख रहा है? क्या मैं कह सकती हूँ लॉन्ग पैसेज है? लॉन्ग है ना. 3 पैराग्राफ से ऊपर होता है तो लॉन्ग होता है. 2 पैराग्राफ है, 2 के बराबर होता है तो मीडियम होता है. 1 पैराग्राफ होता है तो शॉर्ट होता है. अब ये लॉन्ग पैसेज है, तो मेरा स्टेप क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और कुछ कुछ कीवर्ड लिखूंगी. बताओ इस वाले में आपको क्या कीवर्ड समझ में आ रहा है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में और रियलिटी में इंडियन एजुकेशन की? तो इंडियन एजुकेशन, मुझे कीवर्ड समझ में आ रहा है कि इंडियन एजुकेशन के बारे में कोई कुछ पूछा जा रहा है, तो हमने कीवर्ड क्या मार्क कर लिया, इंडियन एजुकेशन. ठीक है, चलो अगले वाले पर आते हैं. 2 एनएसएस के सर्वे में, तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड क्या मिला, एनएसएस के सर्वेस. मैंने लिख लिया एनएसएस सर्वेस. चलो अगला क्वेश्चन, ग्रेड लेवल और स्कूल चॉइस के बीच का रिश्ता पूछा गया था. तो मुझे ग्रेड लेवल और स्कूल चॉइस लगा, मैंने इसको छोटा शॉर्ट. अच्छा, जब भी हम कीवर्ड्स लिख रहे होते हैं ना, हम हमेशा पूरा वर्ड नहीं लिखते, हम सिर्फ छोटे में लिख लेते हैं. जैसे ग्रेड लेवल हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, हम बस ऐसे लिख लेंगे. अगला मुझे कीवर्ड मिला फी कंपैरिजन. फी की कंपैरिजन पूछा गया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे कीवर्ड क्या मिला, एनरोलमेंट पैटर्न. बच्चे जैसे एनरोल कर रहे हैं स्कूल्स में. अगला क्वेश्चन मुझे कीवर्ड क्या मिला, फ्री एजुकेशन. अब अगला मेरे पास वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया. वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको क्या बोला, उस लाइन में देखो जहां वो वर्ड लिखा हुआ है और वहीं के वहीं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन को आंसर दे दो. चलो, तो सब्सटैंशियल का ऑपोजिट बताना है. सब्सटैंशियल का मीनिंग क्या होता है, ह्यूज, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर. तो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है ना के बराबर? प्रोनाउंस्ड का मीनिंग होता है क्लियर. रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग. पाल्ट्री मीन्स नेग्लिजिबल, ना के बराबर. एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर, साफ नहीं है. एग्जॉर्बिटेंट मीन्स ह्यूज.
तो अगर मुझसे सिनोनिम पूछते तो एग्जॉर्बिटेंट आंसर होता, एंटोनिम पूछते तो पाल्ट्री आंसर। तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन मैंने वहीं के वहीं कर लिया बिना पैसेज को स्किम किए। समझ आ रही है स्ट्रैटेजी? अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? मेरा अगला स्टेप होगा मैं पैसेज को स्किम करूंगी। स्किमिंग का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको टाइम दूंगी, फिर मैं समझाऊंगी। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। ऑल द बेस्ट। चलिए, टाइम इज अप। क्या मेन आइडिया समझ में आया? देखते हैं। अच्छा, जिन लोगों को अभी थोड़ी सी हैबिट हो गई है ना स्किमिंग की, उनको 1 मिनट ज़्यादा लग रहा होगा। उनको लग रहा होगा मैम 45 to 50 सेकेंड्स में हो गया था। जिन लोगों को थोड़ी सी हैबिट हो चुकी है, जो एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहे हैं, जो अभी परफेक्शन की जो अभी स्किमिंग की क्लासेस हुई हैं, जिन्होंने देखा था, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि मैम ऑलमोस्ट 45 to 50 सेकेंड्स में हो गया था। अभी जो बच्चे नए हैं उनको 1 मिनट कम लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा मैम 1 मिनट में भी नहीं हुआ। तो ये ना स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है। अभी आपको कम लग रहा है, फिर आप रेगुलर होते जाओगे, आपको ज़्यादा लगने लग जाएगा यही टाइम। चलो, मेन आइडिया समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जब हम इंदौर गए थे तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आया था, मैम कुछ तरह के पैसेजेस हमसे जल्दी स्किम हो जाते हैं, कुछ तरह के पैसेजेस हमसे कम स्किम होते हैं। क्यों? कुछ तरह के पैसेजेस की हमें पहले से ही नॉलेज होती है तो हम आसानी से स्किमिंग कर लेते हैं। कुछ तरह का पैसेज बिल्कुल नया होता है तो वो हमसे स्किम नहीं होता। ये होगा आपके साथ। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, एडिटोरियल में रोज आओ। एडिटोरियल में रोज आना क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस? मतलब मैं हमेशा क्यों कहती हूँ एडिटोरियल की क्लास रेगुलरली, तो एडिटोरियल क्लास में रोज आओ, एडिटोरियल रोज पढ़ो। रीजन वही है कि आपको हर तरह के टॉपिक की नॉलेज हो जाए। पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं वो जनरल टॉपिक्स आते हैं, या फिर जो अभी न्यूज चल रही होती है उसके टॉपिक्स आते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल में रेगुलरली आओगे तो आपको हर तरह के टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी। हर तरह के टॉपिक की नॉलेज होगी तो आपका स्किमिंग और जल्दी हो जाएगी। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो आपकी स्किमिंग और देर से होगी। तो इसीलिए जो बच्चे कहते हैं कि हम एडिटोरियल नहीं पढ़ते, नॉवल पढ़ते हैं, तो नॉवल का टॉपिक कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। एडिटोरियल के टॉपिक्स हमेशा एग्जाम में आएंगे। तो पहले से नॉलेज होना बहुत हेल्प करता है उस चीज को। चलो, अब स्किम करते हैं। आर्टिकल 21A फ्री एजुकेशन देता है 6 to 14 ईयर्स तक। एनईपी भी इस विजन को बढ़ा रहा है, बच्चे 3 साल से 18 साल तक के कवर हो, गोल बढ़ जाए, मतलब क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन मिल जाए, सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं जहाँ बहुत फीस होती है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी लेते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। इतने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, इतने प्राइवेट एडेड है और इतने प्राइवेट अनएडेड है। एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है शहरों में। सारे बच्चों में इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में, इतने शहर गांव वाले स्कूल्स में। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या समझ में आया? मेन आइडिया वही समझ में आया कि सरकार को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। एनईपी ने बोला कि 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दो, 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन दो। और दूसरी बात क्या थी कि प्राइवेट स्कूल में बहुत फीस होती है और बहुत सारे बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। शहरों में ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड होते हैं। तो मेन एजुकेशन दो, मतलब मेन आइडिया दो थे। पहला मेन आइडिया था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और एनईपी कहता है कि इसको 18 साल तक कर दो 14 की जगह। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे आज भी जाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही जाते हैं।
तो दो मेन आइडियाज थे, एक था ये वाला और एक था यहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास फिर से। चलिए टाइम इज अप। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? जेंडर गैप बहुत कम है। गांव में बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, प्राइवेट स्कूल में कम होते हैं गांव में। शहरों में बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा होते हैं। एजुकेशन लेवल बढ़ता जाता है, प्राइवेट स्कूल का एनरोलमेंट कम होता जाता है शहरों में। जब पहले से कंपेयर करेंगे तो हमने देखा बच्चे प्राइवेट, मतलब डेटा है, डेटा को हम बहुत ज़्यादा स्किम नहीं करते। गाँव में इतना है, शहरों में इतना हो गया है, गाँव में इतना हो गया है। मतलब बेसिकली पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही समझ में आया कि गाँव में और शहरों में, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में कितना कितना एनरोलमेंट है वो बताया है। तो मेन आइडिया क्या था? कंपैरिजन किया गया है गाँव में और शहरों में, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, कि कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में और कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में। डेटा दिया हुआ है। अगला पैराग्राफ छोटा पैराग्राफ है इसलिए सभी के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। ऑल द बेस्ट। चलिए आखिरी पैराग्राफ क्या कह रहा है? ये खर्चे से भी लिंक्ड है। बच्चों को जब पूछा गया कि उन्होंने कोई कोर्स फी दी तो बोला कि इतने बच्चों ने कोर्स फी दी है, शहरों में इतने बच्चों ने कोर्स फी दी है। सर्वे ने बताया कि जो फीस है वो इतनी इतनी है, मतलब सब जगह की फीस बताई गई है, स्कूल्स में फीस इतनी इतनी है। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में फीस बताई गई है कि कितने बच्चों ने फीस दी है और वो फीस कितनी है। दिस वॉज द मेन आइडिया। क्योंकि डेटा था इसलिए हम गहराइयों में नहीं गए, डेटा को सिर्फ एक तरीके से स्किप कर देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि किस चीज़ का डेटा है। तो हमको ये पता लग गया कि डेटा किस चीज़ का है, फीस को लेके डेटा है, एंड दैट वाज द मेन आइडिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन साथ में करें, स्टार्टिंग 2-3 क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर मैं आपको टाइम देना स्टार्ट करूँ। कौन सा फंडामेंटल मीन्स बेसिक, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन मीन्स कंडीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है और जो रियलिटी है उसमें डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर किसी बच्चे के पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में एजुकेशन फ्री नहीं है, स्कूल की फीस भी देनी पड़ती है, ट्यूशन की फीस भी देनी पड़ती है। रियलिटी क्या है? रियलिटी में पैसा देना पड़ता है। तो डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बट रियलिटी क्या है कि एजुकेशन फ्री नहीं है। आंसर बताओ सभी लोग।
डिफरेंस आर्टिकल 21 की एज रेंज में और NEP 2020 के एक्सपैंडेड एज कवरेज में, ये रियलिटी थोड़ी ना, ये तो दोनों ही लॉ है, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है, हमसे तो रियलिटी पूछी गई है। इनकंसिस्टेंसी मीन्स चीजें मैच नहीं कर रही हैं, मिसमैच। शहरों में प्राइवेट एनरोलमेंट कम होता जा रहा है और कंपलसरी एजुकेशन का जो मैंडेट है, जो ऑर्डर आया है, इसके बीच में इनकंसिस्टेंट गलत लिखा हुआ है। शहरों में क्या प्राइवेट स्कूल का एनरोलमेंट कम हो रहा है? नहीं, शहरों में तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। मिसमैच जो है 2030 के यूनिवर्सलाइजेशन टारगेट में, कि 2030 का टारगेट क्या है कि एजुकेशन सबको मिले, और अभी जो गांव में एनरोलमेंट लेवल्स हैं उनके बीच में, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तो बात ही नहीं हो रही। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ये थोड़ा ना कह रहा है कि 2030 तक सबको एजुकेशन दे दो। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कह रहा है कि अभी सबके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। 2030 तक नहीं, अभी की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। जो गैप है कि कॉन्स्टिट्यूशन वादा करता है फ्री एजुकेशन का, लेकिन सच्चाई में क्या है? फैमिलीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। सही लग रहा है? कॉन्फ्लिक्ट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि इक्वल जेंडर होना चाहिए, जितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं उतने ही बॉयज भी पढ़ने चाहिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं बोला कि इक्वल जेंडर एनरोलमेंट होना चाहिए, जितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं उतने ही बॉयज होने चाहिए। या फिर जो पुरानी गांव में जो एजुकेशनल डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटी चल रही है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्री एजुकेशन होना चाहिए, जबकि एजुकेशन फ्री नहीं है। यही कॉन्ट्रडिक्शन है, यही डिफरेंस। समझ आया सभी को पहला क्वेश्चन? चलो अगला ट्राई करेंगे। 2 NSS के सर्वे हुए, उनमें कौन सी बात समझ में आई? तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था? NSS के सर्वे। अब जब हम स्किमिंग कर रहे थे तो हम अपने दिमाग में भी बिठा रहे थे कौन सी बात कहाँ पर दे रखी है। तो हमें याद आया कि NSS का सर्वे, लास्ट में तो फीस की बात हो रही थी, NSS के सर्वे की बात यहाँ हो रही थी। स्किमिंग क्यों करी थी हमने? इसलिए भी करी थी कि जिससे कि कीवर्ड्स क्यों नोट डाउन किए थे कि हमें याद रहे। तो अब हम NSS के सर्वे को पढ़ेंगे। NSS का सर्वे कहाँ दे रखा है? यहाँ। यहाँ हमको कीवर्ड मिला NSS सर्वे। चलो इस बात को पढ़ो पहले। रीड इट एवरीवन, फिर आंसर बताना। जहां पे कीवर्ड मिलता है उन लाइंस को हमें रीड करना पड़ता है। हमने क्या देखा जब NSS के सर्वे की बात हुई? पढ़ लिया? चलो अब आंसर बताओ एवरीवन। गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह अच्छी हो रही है कि वो कॉम्पीट कर सकें प्राइवेट स्कूल से? नहीं। गांव में जो फैमिलीज हैं वो क्वालिटी एजुकेशन चूज कर रही हैं, नियर बाय स्कूल में नहीं भेज रही क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, प्राइवेट स्कूल की प्रेजेंस बढ़ती जाए, अलग अलग रीजन में, अलग अलग इनकम ग्रुप में प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जाए, सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही डाल रहे हैं। शहर वाली फैमिलीज गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हैं फिर से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी चेंजेस की वजह से गांव में और शहरों का गैप कम हो गया है, प्राइवेट स्कूल्स की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, यही लिखा हुआ था। वॉज। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है इन्फ्रेंस का। पहले समझते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आपने पैसेज पढ़ा और अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई, और आपको जो समझ में आया वो क्या हो गया? पैसेज का इन्फ्रेंस हो गया। चलो, तो रिश्ता बताना है ग्रेड लेवल में और स्कूल की चॉइस में, और वो भी शहरों में। तो हमें पता है कि ये डेटा तो वहीं दिया हुआ था, सेकंड पैराग्राफ में ही सारा डेटा की बात हो रही है। तो ग्रेड लेवल और दूसरी चीज क्या थी? स्कूल की चॉइस। चलो, तो यहां पे डेटा दिया हुआ है और शहरों में बताना है ना। शहरों वाला कहाँ है? ये रहा, इन अर्बन सेक्टर। चलो पढ़ोगे यहां से यहां तक एवरीवन।
रीड दीज लाइन्स. जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है, प्राइवेट स्कूल का एनरोलमेंट कम होता जाता है. जैसे प्री प्राइमरी में इतने बच्चे थे, फिर प्राइमरी में इतने हुए, सेकेंडरी में और कम हुए, हायर सेकेंडरी में और कम हुए. तो जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल का एनरोलमेंट कम होता जा रहा है. आंसर बताएंगे. बेस्ट कौन सा सपोर्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना. इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ेगी, सिर्फ डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा. अर्बन फैमिलीज, शहरों वाली जो फैमिलीज हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है प्राइवेट स्कूल्स में. वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते. कॉन्फिडेंस कम हो रहा है प्राइवेट स्कूल में, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ये तो हम इन्फर नहीं कर सकते. अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के ये तो समझ नहीं आ रहा. जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम देते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं. प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं. जो एडवांटेज है प्राइवेट एजुकेशन का, वो कम हो जाता है हायर लेवल्स पे, क्योंकि जो करिकुलम है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, सबका एक जैसा हो जाता है. महापापी अवार्ड देना चाहूंगी मैं सी वाले बच्चों. आप अपनी कौन सी अंडरस्टैंडिंग लगा देते हो, कौन सी भावना लगा देते हो, और आप कैसे इन्फ्लुएंस पे पहुंच जाते हो. पैसेज में लिखा था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट कम होता जाता है. तो आपने अपनी भावना लगाई, ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल का फायदा नहीं होता होगा बड़े लेवल पे, इसीलिए तो लोग अपना नाम कटवा रहे हैं. प्राइवेट स्कूल का कोई फायदा नहीं होता बड़े लेवल पे. प्राइमरी में ही प्राइवेट स्कूल अच्छा पढ़ाते हैं, बड़े लेवल पे तो प्राइवेट स्कूल अच्छा पढ़ाते ही नहीं है. बड़े लेवल पे तो करिकुलम, जो सिलेबस होता है, सबका एक जैसा हो जाता है. ये भावना कहाँ से लगाई, ये पहले मुझे जवाब दो. ये भावना कहाँ से लगाई आपने कि बड़े लेवल पे सबका सिलेबस एक जैसा होता है, तो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा लेते हैं. अपनी भावना नहीं लगानी है, पैसेज को देखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी. ऐसा कुछ भी पैसेज में ऑथर ने मेंशन नहीं किया था कि करिकुलम स्टैंडर्ड हो जाता है तो प्राइवेट एजुकेशन का एडवांटेज खत्म हो जाता है. प्राइवेट स्कूल्स जानबूझ के मना कर देते हैं. डी वाले बच्चे तो और भी बड़े महापापी हैं. डेलिबरेटली का मीनिंग होता है इंटेंशनली. तो प्राइवेट स्कूल्स जानबूझ के कम कर देते हैं कि हमारे एडमिशन मत लो. सेकेंडरी एडमिशन्स को कम कर देते हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे. महापापी अवार्ड डी वाले बच्चों, जानबूझ के एडमिशन कम कर लेते हैं. जो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है प्राइवेट एजुकेशन की, वो फोर्स करती है फैमिली को कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स पे आ जाए हायर लेवल पे. ऑथर ने पैसेज में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि फाइनेंशियल बर्डन होता है फैमिलीज पे जब वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं. तो ऑथर ने बोला था कि फाइनेंशियल बर्डन होता है. ऑथर ने बोला कि बड़ी क्लास में बच्चे कम हो जाते हैं. इससे हमने ये इन्फ्लुएंस लगाया कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से वो कम हो रहे हैं. इसका मतलब है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से फैमिलीज को शिफ्ट करना पड़ा. तो दोनों बातें पैसेज में लिखी हुई थी, फाइनेंशियल बर्डन की भी लिखी हुई थी और बड़े लेवल पे कम होने की भी लिखी हुई थी. तो इन दोनों से मिलकर ये इन्फ्लुएंस निकला. तो इन्फ्लुएंस पैसेज में डायरेक्टली नहीं मेंशन होगा, आपको अपनी भावना लगानी होगी, लेकिन अपनी भावना पैसेज के हिसाब से लगाना, कुछ भी भावना मत लगा. क्लियर. एक्यूमुलेटेड मींस इकट्ठा. चलो अगला क्वेश्चन. अब क्वेश्चन है फी कंपैरिजन का. जब हमने स्किमिंग किया, हमको याद है ना फी कंपैरिजन के बारे में कहाँ बात हो रही थी. तो हमें गांव की और शहरों के प्राइवेट स्कूल्स में फी कंपैरिजन करना है. कौन से पैराग्राफ में फी कंपैरिजन की बात हो रही थी. स्किमिंग इसीलिए की थी हमने, लास्ट वाले में सबको पता है. चलो एक बार ये और देख लेते हैं कि फी कंपैरिजन की बात हो रही थी तो बेसिकली क्या बात हो रही थी कि शहर वाले ज्यादा दे रहे हैं, गांव वाले ज्यादा, मतलब शहरों और गांव का कंपैरिजन हो रहा था, है ना. रूरल और अर्बन का कंपैरिजन हो रहा था. चलो अब पैसेज पढ़ लो एक बार.
क्या लिखा हुआ है, गांव में फीस कम है ना, शहरों में फीस ज्यादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर है, आंसर देने की कोशिश करो। ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस का ही क्वेश्चन है। ये क्या रिवील करता है, क्या शो करता है, मतलब आप इससे क्या निकाल पा रहे हो। रिवील मीन्स शो, फंडामेंटली मीन्स बेसिकली। तो क्या लिखा हुआ था, गांव में फीस कम है, शहरों में फीस ज्यादा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अर्बन प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है क्योंकि उनका रियल एस्टेट बहुत महंगा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है, रियल एस्टेट महंगा है, जमीन महंगी है, ये सब तो कोई बात थी नहीं। अर्बन फैमिलीज ज्यादा इच्छुक होती हैं और ज्यादा फीस पे करती हैं रूरल फैमिली से। ये बात लिखी हुई थी कि शहरों में लोग ज्यादा फीस देते हैं और गांव में लोग कम फीस देते हैं। तो इससे हम ये इन्फ्लुएंस निकाल सकते थे, मतलब ऐसा लग रहा था। अभी मुझे कंफर्म नहीं पता ये आंसर होगा या नहीं होगा, बट कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा था। बस मुझे एक वर्ड यहाँ पे गलत लग रहा था, और वो कौन सा था, विलिंग, कि उनकी इच्छा होती है। इच्छा होती है नहीं होती है ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बट फिर भी मैंने एक छोटा सा टिक लगा दिया, क्योंकि मैं बाद में फिर क्या करूंगी, कंपैरिजन करूंगी कि कौन सा ज्यादा सही है। रूरल प्राइवेट स्कूल्स, जो गांव के प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कम प्राइस रखते हैं जिससे कि वो कंपटीशन कर सकें गवर्नमेंट स्कूल से। कंपटीशन करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। अर्बन प्राइवेट स्कूल्स, जो शहरों के स्कूल्स होते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं टीचिंग रिसोर्सेज में, क्वालिफाइड टीचर्स में। नहीं, हमारा तो फी कंपैरिजन की बात हो रही थी, यहाँ पे फी कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। डी वाला तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन था फी का कंपैरिजन, यहाँ पे तो फी का कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि ये ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। चलो, प्राइवेट स्कूल्स अलग अलग प्राइस सेट करते हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ईच रीजन। तो उस हर एक रीजन की क्या क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स अलग अलग फीस रखते। ये भी सही लग रहा है, सही तो दोनों लग रहे हैं। चलो, अब क्वेश्चन देखो और फिर मुझे बताना। हाँ सही, रूरल और अर्बन प्राइवेट स्कूल्स के बीच में फी कंपैरिजन पूछा गया है। रूरल और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में फी कंपैरिजन, तो एक्चुअल में फी कंपैरिजन कौन कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्बन फैमिलीज ज्यादा देती हैं रूरल फैमिलीज से। क्या यहाँ पे हम प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, अब देखो एक छोटा सा ट्विस्ट था। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं शहरों की फैमिली गांव की फैमिली से ज्यादा पैसे दे रही है। अब वो कौन से स्कूल में दे रही है, प्राइवेट में दे रही है, गवर्नमेंट में दे रही है, ट्यूशन में दे रही है। ये इसका आंसर तो नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, मैंने आपसे पूछा कि राम और श्याम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं राम और श्याम के बीच के डिफरेंस की बात कर रही हूं, तो मुझे इन दोनों के बीच में ही तो डिफरेंस बताना होगा। मैं राम की फैमिली और श्याम की फैमिली के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकती। अगर क्वेश्चन है राम और श्याम के बीच के डिफरेंस का, तो आंसर में भी राम और श्याम के बीच का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन है गांव और शहरों के प्राइवेट स्कूल्स का, तो कम आंसर में भी गांव और शहरों के प्राइवेट स्कूल्स का ही कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि ओवरऑल कंपैरिजन। यहाँ पे अर्बन फैमिली का रूरल फैमिली से कंपैरिजन था, बट ये जो फीस है प्राइवेट स्कूल में जा रही है या ट्यूशन में जा रही है या किसी और कोर्स में जा रही है, वो क्लियर नहीं था। और हमें कंपैरिजन सिर्फ स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स का ही करना था, जो कि हमारा ई में। दैट मीन्स आंसर इज व्हाट, आंसर इज। कोई परेशानी किसी को भी, क्लैरिटी आ रही है सभी को। चलो, अगला क्वेश्चन। अब हमने 4 क्वेश्चन साथ में किए हैं, अगले 2 क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में करते हैं। तैयार एवरीवन फॉर क्विज फॉर्मेट। चलो, ऑल द बेस्ट।
इसमें मुझे लग रहा है आप लोग महापापी अवार्ड, बहुत सारे बच्चे महापापी अवार्ड लेने वाले। पैसेज के हिसाब से जो एनरोलमेंट पैटर्न बदल रहा है उसमें क्या चीज वो सजेस्ट कर रहा है कि पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी में ऐसा क्या चैलेंज है। पैसेज पहले मुझे बताओ पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज कह रहा है कि बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारी पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। पैसेज का मेन आइडिया ये था। पैसेज का मेन आइडिया क्या था कि हमारी पॉलिसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। तो कौन सी चीज है जो होनी चाहिए। चलो, एनईपी 2020 के जो गोल्स हैं उनमें हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि जो शिफ्ट हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ वो रिवर्स हो जाए। सही है, बिल्कुल सही है। तो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं वो चेंज हो जाए और इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। चलो, गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी ऑथर ने। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही बेकार बात है, मतलब बिल्कुल ही पैसेज से रिलेटेड बात ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है ऐसा तो कहीं ऑथर ने हिंट भी नहीं दी। पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल्स को बेटर मानते हैं, कॉस्ट बढ़ रही है फिर भी उसके बावजूद भी। कोई अपनी भावना थोड़ी ना लगानी थी इसमें, कोई इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन थोड़ी ना था कि मैम ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स ना, बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स को ना प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ये आपकी भावना है, ऑथर की भावना नहीं है। ऑथर ने पेरेंट्स के बारे में कहीं बात ही नहीं करी है। अगेन कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। अपनी भावनाएं नहीं लगानी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हक है फ्री एजुकेशन का, उसको ही चेंज कर दो। डी वाले बच्चों को महा की पावर महापापी अवार्ड, वो क्या कहते हैं, मैम फ्री एजुकेशन कुछ नहीं होता है, इस रूल को ही चेंज कर दो, इसी को रिवाइज कर दो जिससे कि अभी जो हो रहा है उससे मैच हो जाए। रूल को ही चेंज कर दो। शहरों के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको ज्यादा अटेंशन दो, गांव पे उतना ध्यान मत दो। शहरों के स्कूल को पे ज्यादा ध्यान दो, गांव के स्कूलों पे ध्यान मत दो। बिल्कुल ही महापापी। तो पैसेज में जो लिखा हुआ था वही तो कहोगे, कि अपने मन की बातें क्यों लिखने लग जाते हो कि पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहे गवर्नमेंट स्कूल, या गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या फिर फ्री एजुकेशन वाला रूल ही सही नहीं है, या फिर शहरों पे ज़्यादा फोकस करो। ये आपकी भावनाएं, पैसेज की भावनाएं नहीं है ये। और अपनी भावनाएं कभी भी पैसेज में नहीं लगानी। पैसेज की भावना तो यही थी कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आप इस लाइन को क्यों भूल जाते हो। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज, कोई दिक्कत। डी वाले बच्चे तो एक अलग लेवल के माँ बाप ही हैं आज। मैम इस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को ही चेंज कर दो, इसी को रिवाइज कर दो। फ्री एजुकेशन तो मिल नहीं रही है, लॉ रखने से क्या फायदा, लॉ को ही चेंज कर दो, लॉ को ही रिवाइज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश करेंगे।
चलिए अब देखते हैं कितने लोगों को महापापी अवार्ड मिलता है। कौन सा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स एकदम अलग, एनॉमली का मतलब क्या, मिसमैच, चीजें मैच नहीं कर रही है। तो कौन सा एकदम अलग हटके मिसमैच है प्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो सर्वे की फी रिलेटेड फाइंडिंग्स है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है शहरों में, वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं गांव के कंपैरिजन में सेम ग्रेड लेवल पे। एक बार चेक कर ले, पहले इस चीज को चेक कर लेते हैं, ये बात सही है या गलत है। तो फीस के बारे में तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, हमें पता था। तो गवर्नमेंट स्कूल में गांव में फीस है 823, अर्बन स्कूल में फीस है इतनी, प्राइवेट स्कूल में फीस है इतनी गांव में, और अर्बन में है इतनी। तो प्राइवेट जो है रूरल में वो ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे, बात गलत हो गई। यहाँ क्या लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, नहीं, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा खासा पोर्शन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का, पर्टिकुलरली शहरों में, उन्होंने कोर्स की फी पे की है, हालांकि मैंडेट था फ्री एजुकेशन का। तो ऑर्डर, मैंडेट मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर आया हुआ था कि भाई फ्री एजुकेशन दी जाएगी, इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने स्कूल फीस पे की है। ये तो लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी फीस पे कर रहे हैं। याद है जब हम स्किमिंग कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत फीस पे की जा रही है। गांव में कहा लिखा हुआ था 34.7% बच्चे जो है फीस पे कर रहे हैं। 34.7 अच्छा खासा परसेंटेज होता है, सिग्निफिकेंट परसेंटेज होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में फिर भी फीस पे कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल का ऑर्डर है कि फीस पे नहीं करनी है। तो ये तो बिल्कुल ही सही हो गया। तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप डायरेक्टली बी आंसर मार्क कर सकते हैं, बट फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता महापापी अवार्ड अभी किसी को मिलना बाकी हो। रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उन्होंने फीस लेना मना कर दिया है, बिल्कुल नहीं, रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फीस ली जा रही है। जबकि जो अर्बन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने नई ट्यूशन कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी हैं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। जो कोर्स फी है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बढ़ गई है और बराबर हो गई है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की, नहीं बराबरी तो कहीं नहीं हुई है। तो जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनको फीस पे करनी है, यंगर बच्चों को फीस पे नहीं करनी है, ऐसा भी कहीं मेंशन। समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरीवन? अगले के लिए तैयार, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अब अगला वाला आपको पूरा खुद से करना है, क्योंकि आज पहली क्लास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अगले पैसेज में आपके 7 क्वेश्चंस हैं। मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि कम आप 3 नंबर तो लेके आओ। इतने मार्क्स लाना कंपलसरी है। आपको पूरे पैसेज के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाए। चैट ऑफ रहेगी जिससे कि कोई किसी की हेल्प ना कर सके। तैयार सभी लोग? एवरीवन रेडी? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए, शैल वी डिस्कस? करें डिस्कस? चलो, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े, हमें क्या कीवर्ड समझ में आए? मैम वॉइस नहीं आ रही थी बेटा, वॉइस थी ही नहीं। आपको पैसेज खुद से करना था ना, पहले 10 मिनट्स आपको दिए गए थे पैसेज करने के लिए। क्या कॉन्ट्रास्ट है इंडिया के फूड लैंडस्केप में? सीरियल एक्सपेंडिचर पैटर्न और कंजम्पशन क्वांटिटीज। 90% रिडक्शन, 90% तो 9, जब भी कोई नंबर होता है वो हमेशा कीवर्ड होता है 90। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, कंजम्पशन प्रोसेस्ड फूड, टॉप 5%, बॉटम 5%। सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स लिख रही हूँ मैं। अच्छा, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है, यहीं के यहीं आंसर दे देते हैं। क्विनक्विनाइनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो एवरी 5 ईयर्स हो रही है, तो आंसर इज ई, एवरी 5 ईयर्स। 2 ईयर्स हो रही है तो बायनियल, 3 ईयर्स हो रही है तो ट्राइनियल, 4 ईयर्स हो रही है तो क्वाड्रेनियल, और 5 ईयर्स हो रही है तो क्विनक्वेनियल। अब पैसेज को स्किमिंग पे आ जाते हैं। नाउ वी विल स्किम द पैसेज और फिर हम आंसर्स लिखेंगे। तो हमारे यहाँ भुखमरी हुई थी, अब हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं। इस सर्वे के हिसाब से जर्नी अच्छी पूरी नहीं है, इसने इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमें बता रहा है फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, हमारा इन सब चीज़ों पे खर्चा बढ़ गया है, लेकिन सीरियल पे जो खर्चा है वो कम हो गया है, जबकि ज़्यादातर हमारी जो प्लेट में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सीरियल पे हमारा खर्चा कम हो रहा है, और जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि 62% जो एनर्जी है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है, सीरियल से और शुगर से, और इसको ओबेसिटी हो रही है, इसकी वजह से मोटापा हो रहा है और प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या लग रहा है हमें कि क्या हो रहा है? हम पहले हमारे यहाँ भुखमरी हुई थी और अब हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं। तो कोई सर्वे हुआ जिसने हमको क्या बताया कि हमारा जो खर्चा है प्रोटीन के सोर्सेस पे वो बढ़ गया है और सीरियल पे हमारा खर्चा कम हो गया है। हालांकि हम सबसे ज़्यादा आज भी सीरियल ही खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी सीरियल मीन्स अनाज, अनाज से ही आ रही है, लेकिन हम बहुत रिफाइंड अनाज खा रहे हैं आज के टाइम पे, हम इतनी शुगर ले रहे हैं जिसकी वजह से हमको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई है, जीडीपी भी बढ़ गया है, लेकिन जो सीरियल के ऊपर जो हमारा खर्चा है वो बहुत कम हो गया है। इंडियन अब 40 रुपये खर्च करते हैं उस किससे ज़्यादा, जितना वो एनिमल सोर्स फूड पे करते थे, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते थे। फूड फ्रूट वेजिटेबल में भी लोग बहुत ज़्यादा डबल खर्चा कर रहे हैं, तो अब ना ग्रेन से खर्चा हट के अलग अलग फूड पे आ रहे हैं। सीरियल कंजम्पशन को लेके क्या बोला, जो टॉप 5% है गांव की पॉपुलेशन, वो 8 गुना ज़्यादा खर्चा करती है बॉटम 5% से, और जो टॉप 5% है शहरों की वो 10 गुना ज़्यादा खर्चा करती है। अर्बन कंज्यूमर्स जो है वेराइटी को, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वो ग्रेन से दूर जा रहे हैं। जो प्रोसेस्ड फूड का जो खाना है वो भी बढ़ गया है, प्रोसेस्ड फूड को आजकल लोग बहुत खा रहे हैं, इसकी वजह से रेडी टू ईट मील्स खा रहे हैं लोग, कि बना बनाया मिल जाए बस उसको गर्म करो और खा लो, ऐसी मील्स खा रहे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से, और घर पे खाना बन नहीं पाता अच्छे से, विमेन कि वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर पे वर्क डिपेंडेंट है, कि विमेन बनाती है तो बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता, इसलिए आजकल लोग बहुत प्रोसेस्ड फूड पे आ गए हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, प्राइस इलास्टिसिटी का रिडक्शन हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी समझते हो क्या होता है? 90% से ज़्यादा रिडक्शन हो गया, मतलब कि किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो प्रोसेस्ड फूड का प्राइस कम होता जा रहा है, 10 रुपये में मैगी मिल जाती है, 10 रुपये में पेट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, लग्जरी कंजम्पशन नहीं हो गया, अब वो नेसेसिटी बनती जा रही है प्रोसेस्ड फूड। इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ खराब होती जा रही है, ओबेसिटी आ रही है, कुपोषण होता जा रहा है, इंडिया में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिंदगियां जाती जा रही हैं, हेल्थ का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इतना सारा जो डिसीज बर्डन है हमारी कंट्री में वो अनहेल्दी डाइट की वजह से। मैम 15 की हो गई है अब। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि इंडिया में सीरियल्स पे खर्चा कम होता जा रहा है,
प्रोटीन सोर्सेज पे खर्चा बढ़ रहा है, प्रोसेस्ड फूड लोग अब बहुत खा रहे हैं, फिर भी लोग कुपोषित हैं, रिफाइंड सीरियल्स खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, इस सब की वजह से उनको प्रॉब्लम हो। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पैसेज तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? दो ऑपोजिट चीजें। तो ऐसी कौन सी दो ऑपोजिट चीजें हुई हैं जो हाईलाइट करी हैं इंडिया में फूड लैंडस्केप में? तो यही फूड का एनवायरनमेंट क्या था, पहले सूखा पड़ता था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो बोला था, पहले क्या होता था, इंडिया में सूखा पड़ता था, अब हम क्या कर रहे हैं, फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चेंज आया इंडिया के एनवायरनमेंट में। बताओ आंसर। तो नेशन में जो चेंज आया है, पहले फूड की कमी थी, सूखा पड़ता था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि हमारे न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी नहीं अचीव हुई है, हमारे लोग न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं, फिर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम। यही कॉन्ट्रास्ट ऑथर ने मेंशन। साइमल्टेनियस एक साथ इंक्रीज हुआ है फूड प्रोडक्शन और अभी भी सूखा पड़ रहा है। महापापी अवार्ड बी वाले बच्चों को किस वर्ड ने घोटाला किया? साइमल्टेनियस वर्ड ने। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ, एक साथ नहीं हुआ है दोनों चीजें। सूखा पहले पड़ता था, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियस नहीं है। परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूएशन, लगातार अभी सूखा नहीं पड़ रहा है, सूखा पहले पड़ता था, पहले भुखमरी होती थी। फेमीन कब होता है? ड्रॉट की वजह से होता है। ड्रॉट किसको बोलते हैं? सूखा पड़ने को। तो ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, क्रॉप्स नहीं उग पाती है, तो भुखमरी हो जाती है। तो पहले थी भुखमरी, अभी नहीं है, साइमल्टेनियस नहीं है। सरकार सक्षम नहीं है कि वो सरप्लस फूड बांट दे। सरकार फूड बांटने में सक्षम नहीं है। सरकार सक्षम है या नहीं, सरकार की तो बात करी ही नहीं ऑथर ने। सी वाले बच्चों ने फालतू में ही सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, ऑथर ने तो क्रिटिसाइज किया ही नहीं सरकार को कहीं पे भी। जो फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिस्पाइट किसके बावजूद कि हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, वो कम होता जा रहा है, इसके बावजूद भी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। डी भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑथर ने यहां पे कॉन्ट्रास्ट नहीं बताया इंडिया के एनवायरनमेंट। क्वेश्चन क्या था? इंडिया का एनवायरनमेंट कैसे बदला है वो बताना है। यहाँ पे इंडिया का एनवायरनमेंट बदला ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बात की गई है कि फूड एक्सपोर्ट, अभी सिर्फ अभी की बात बताई जा रही है, प्रेजेंट की बात बताई जा रही है। हमें बदलना बताना है कि कैसे इंडिया का फूड लैंडस्केप में बदलाव आया है, वो बताना है। तो बदलाव तब आता है जब आप पास्ट से प्रेजेंट की बात करते हो कि पहले ये होता था, अब ये होता है। तो दो ऑपोजिट चीजें आपको बतानी है, कॉन्ट्रास्ट बताना है। तो पैसेज में क्या कॉन्ट्रास्ट बताया गया था? क्लियर स्टार्टिंग ही ये हुई थी कि हम एक फेमीन हिट नेशन थे 1970 में, अब हम फूड एक्सपोर्ट। तो ये है इंडिया का एनवायरनमेंट जिसमें चेंज आया। समझ आया? डी वाले बच्चे, बहुत हल्का सा ट्रिक था, हल्का सा डिफरेंस था बस। जो को एग्जिस्टेंस साथ साथ है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी को एग्जिस्ट में साथ में होना। तो प्रॉस्पेरिटी भी है और इनसिक्योरिटी भी है फार्मर्स के बीच में। फार्मर्स के बीच में फूड इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। देयर इज व्हाट कि पहले हमारे ड्रॉट था, अच्छा ड्रॉट तो पैसेज में मेंशन ही नहीं है, मैं ड्रॉट बार बार क्यों बोल रही हूँ, फेमीन मेंशन्ड है, फेमीन था, भुखमरी थी, और अब हम एक्सपोर्ट कर। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ए और डी वाले बच्चों। अगला, क्या डिस्क्रिपेंसी है, मिसमैच है सीरियल एक्सपेंडिचर पैटर्न में, कि हम खर्चा तो कम कर रहे हैं लेकिन कंजम्पशन हम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कौन से अजम्पशन को चैलेंज करता है? फेमिन बेटा भुखमरी होता है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी बच्चे ने सही दिया होगा तो इसका मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़िया है। ऑथर ने क्या बोला इस पैसेज में कि हमारा खर्चा तो कम हो गया है सीरियल पे, हमारा खर्चा तो कम हो गया है सीरियल पे, लेकिन हमारा कंजम्पशन आज भी बहुत है। ऑथर ने क्या बोला, इस क्वेश्चन को समझना पहले, कि हमारा खर्चा तो कम हो गया है
लेकिन कंजम्पशन आज भी हमारा बहुत है। हम अनाज पे खर्चा तो कम करते हैं लेकिन अनाज खाते बहुत है, ये लिखा हुआ था पैसेज में। तो ये जो बात है ये किस अजम्पशन को चैलेंज कर रही है? अब क्वेश्चन समझो, चैलेंज का मतलब क्या होता है? चैलेंज का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किस बात के जस्ट ऑपोजिट है। आराम से फिर से ऑप्शंस पढ़ो, फिर से आंसर दो। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर सबका सही निकलना चाहिए। हमारा खर्चा कम हुआ है लेकिन हमारा कंजम्पशन अभी भी ज्यादा है, ये बात कौन सी बात के खिलाफ है? ये क्वेश्चन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो न्यूट्रिशनल रिजल्ट अच्छा आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लिंक्ड ही नहीं है। इनकम बढ़ती है तो फूड एक्सपेंडिचर में भी खर्चा हो जाता, बढ़ जाता है। सरकार की सब्सिडी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंजम्पशन पे। अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा अलग अलग तरह की डाइट खाती है। गांव, अर्बन और शहरों का कंपैरिजन कब हुआ भाई? हाँ, नहीं, पहले डी वाले बच्चों से मुझे बात करनी कि गांव के लोग अलग अलग तरह की डाइट नहीं खाते हैं, शहर के लोग बड़े अलग अलग तरह की डाइट खाते हैं। ये इस बात को कैसे चैलेंज कर रहा है? नहीं, पहले मुझे जवाब दो डी वाले बच्चे। क्वेश्चन ये था कि हम अनाज पे जितना खर्चा कर रहे हैं और अनाज को जितना खा रहे हैं उसके बीच में जो मिसमैच है उस बात को कौन चैलेंज कर रहा है, उस बात के ऑपोजिट बात कौन कह रहा है? और यहाँ डी में लिखा हुआ है कि शहर वाले अलग अलग तरह की डाइट लेते हैं, गांव वाले एक ही तरह की डाइट लेते हैं। ये तो लिंक्ड ही नहीं है दोनों आपस में। हाँ, लोअर स्पेंडिंग ऑन फूड कैटेगरी, अगर किसी पे स्पेंडिंग आपकी कम हो रही है तो ये बताता है कि आपका कंजम्पशन भी कम हो रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट बात है इसकी ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ कह रहे हैं खर्चा कम हो गया फिर भी कंजम्पशन ज्यादा है, और यहाँ कह रहे हैं खर्चा कम है मतलब कंजम्पशन कम है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ऑपोजिट। तो यही वाला अजम्पशन इस बात को चैलेंज। तो आंसर इज व्हाट? समझ आ रहा है सभी को? तो क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है आंसर देने के लिए। नेसेसरीली मीन्स होगा ही होगा ऐसा। तो अगर मैंने इस बात को मान लिया कि अगर मैं खर्चा कम कर रही हूँ मतलब मैं कंजम्पशन कम कर रही हूँ उस चीज़ पे, अगर मैंने इस बात को मान लिया तो ये बात गलत साबित हो गई है कि सीरियल पे कम खर्चे के बावजूद भी कंजम्पशन ज़्यादा। चलो, टफ था, बहुत टफ था। पैसेज के हिसाब से 90% जो रिडक्शन हुआ प्राइस इलास्टिसिटी में प्रोसेस्ड फूड की, वो क्या दिखा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर? कि प्राइस कम कर दिया तो कंज्यूमर उसको भर भर के खाने लग गया। प्राइस रिड्यूस हो गया तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई। मैगी 15 रुपए की हो गई, छोले भटूरे की प्लेट खाने जाएगा तो वो भी 20 रुपए की मिलेगी, कुछ घर में खाना बनाएगा तो वो भी 50 रुपए का पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है कि प्रोसेस्ड फूड सस्ते हो गए हैं, इसकी वजह से लोअर इनकम ग्रुप्स भी उनको खा पा रहे हैं, मतलब डिमांड बढ़ रही है। क्लियर है? प्रोसेस्ड फूड की प्राइस इलास्टिसिटी कम हो गई मतलब अब वो लग्जरी कंजम्पशन नहीं रह गया कि सिर्फ अमीर आदमी खा रहा है, हर कोई खा रहा है अब वो। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंज्यूमर डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड वो कम सेंसिटिव हो गया, मतलब प्राइस कम करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। बी वाले बच्चे पता क्या कह रहे हैं कि लेस सेंसिटिव टू प्राइस। लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस का मतलब क्या है कि प्राइस में कोई भी चेंज कर दो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, प्राइस में चेंज करने की वजह से सब लोग खाने लग गए। पहले प्रोसेस्ड फूड बहुत ही कम लोग खाते थे, अब प्राइस में चेंज आया तो बहुत ज्यादा खाने लग गए। तो लेस नहीं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो ये उल्टा दे रखा था। जो क्वालिटी है प्रोसेस्ड फूड की वो अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो गई है उनकी, तो हायर प्राइस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ही गलत है। सरकार तो बीच में कहीं आई ही नहीं थी पूरे पैसेज में कि सरकार के रेगुलेशंस ने कंट्रोल किया हुआ है प्राइसिंग को कि नहीं सस्ता ही रखो भाई।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव हो गई, आप कैसे मार्केट कर रहे हो उसको, वो बहुत इफेक्टिव हो गया है फूड कंजम्पशन को प्रमोट करने में। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ई वाले बच्चे ने अपनी भावना लगा दी कि मैम मैगी का इतना ऐड आता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, 2 मिनट में बना लो, आज तक 2 मिनट में बनी नहीं, लेकिन मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है कि 2 मिनट में बन जाएगी। अपनी भावना नहीं लगानी थी, पैसेज में बात करनी, तो पैसेज में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की कोई बात ही नहीं। ई वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, फिर से बहुत सारे बच्चों ने ई आंसर मार्क किया। अभी भी बहुत सारे बच्चे ई कह रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो इस मैसेज को बता रहा है कि इंडिया फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो मैसेज है? पहले मुझे बताओ, इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, हम एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं, बट क्या इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आई है? पहले मुझे इस बात का जवाब दो, क्या इंडिया के पास न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है? पैसेज की टोन कैसी थी? नेगेटिव थी। नहीं है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंडिया के पास भाई। इंडिया के लोग न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हैं, इंडिया के लोग न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, इनकम भी बढ़ गई है, लोग खर्चा भी खूब कर रहे हैं फूड पे, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इंडिया के लोगों को। आंसर बताओ। सक्सेसफुली टोन नेगेटिव होनी चाहिए आंसर की। तो इंडिया क्या सक्सेसफुली शिफ्ट हो गया है? नहीं हुआ है भाई, बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं लोग। रूरल इंडिया ज्यादा अच्छा खा रहा है अर्बन इंडिया से, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, उससे भूख तो मिट गई है, लेकिन ओबेसिटी को एड्रेस करना बाकी है, सिर्फ ओबेसिटी को एड्रेस करना बाकी है। खूब इनकम हो गई है लोगों की, खूब खर्चा कर रहे हैं खाने पे, लेकिन आज भी डाइट क्वालिटी खराब, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं है, इसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है। ऑथर ने चीख चीख के बोला है। इंडिया का जो डिसीज बर्डन है वो कम हो रहा है क्या? इंडिया में बीमारियां कम हो रही हैं? नहीं, बढ़ रही हैं। लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे खर्चा कर रहे हैं। नहीं, नेगेटिव टोन आनी चाहिए। इसकी भी पॉजिटिव टोन थी, इसकी भी पॉजिटिव टोन, रूरल इंडिया को लेके इसकी भी पॉजिटिव टोन थी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। अगला, कौन सा फैक्टर है जो पैसेज सजेस्ट कर रहा है लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा क्यों खा रहे हैं? ऑथर ने कौन सी बात बताई है कि लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा इसलिए खा रहे हैं? ऑथर ने एक बात बोली थी कि पहले ना विमेन घर में खाना बनाती थी, विमेन की अनपेड लेबर थी, बट आजकल विमेन वर्किंग हो गई है। तो ऑथर ने ये बात एक जगह बोली थी कि अनपेड विमेन की लेबर की वजह से पहले घर पे खाना बन जाता था, अब वो डिपेंड करता है कि विमेन वो अनपेड लेबर देने के लिए तैयार है या नहीं। तो मल्टीनेशनल फूड कॉरपोरेशंस की तो बात ही नहीं हुई। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फार्म्स में खाना नहीं, फार्म प्रोड्यूस नहीं मिल पा रहा। अब विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो चेंज, उसका जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है। यही बात है। शहरों में रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, इस बात में कोई बात नहीं हुई थी। न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर की बात कोई नहीं हुई थी, विमेन की बात हुई थी पैसेज में। आंसर वाज सी। चलो अगला, जो कंपेयर किया है टॉप 5% और बॉटम 5% में, उससे क्या समझ में आता है? अच्छा, कंपैरिजन क्या किया था कि टॉप 5% बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं फूड में। इसका कीवर्ड कहाँ था कि टॉप 5% जो है शहर गांव की पॉपुलेशन 8 गुना खर्चा करती है ज्यादा बॉटम 5% से, और जो शहरों में है वो 10 गुना ज्यादा खर्चा करती है। तो जो टॉप 5% है वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जो बॉटम 5% है वो बहुत कम खर्चा करते हैं। और गांव में ये 8 गुना है और शहरों में ये कितना है? शहरों में ये 10 गुना है। तो इससे क्या समझ में आया आपको? बॉटम 5% पूरी तरीके से सब्सिडाइज्ड ग्रेन पे डिपेंडेंट है। एंटायरली वर्ड ने घोटाला कर दिया। अच्छा, वो जीरो खर्च करते हैं दूसरे फूड पे, ऐसी बात भी कहीं नहीं लिखी हुई। फूड एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी कम हो गई है 1999 के बाद से। जो गांव का अमीर है वो ज्यादा खर्चा करता है सीरियल्स पे शहरों के अमीर से। गांव का अमीर शहर के अमीर से ज्यादा खर्चा करता है। सी वाले महापापी सामने आओ जरा। क्या ऐसा कुछ लिखा होता है कि गांव का अमीर इंसान ज्यादा खर्च करता है शहर के अमीर इंसान से अनाज पे? इनइक्वालिटी जो है फूड स्पेंडिंग में वो शहरों में ज्यादा है, गांव में। सही बात है, शहरों में 10
टाइम्स टी, गांव में 8x था, तो शहरों में ज़्यादा है गांव के कंपैरिजन में, यहाँ पे 10x था, यहाँ पे 8x था, ये तो मैच कर रहा है। जो बॉटम 5% है वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाता है अनाज के कंपैरिजन में, ये भी कहीं नहीं लिखा होता कि बॉटम वाले प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, अमीर वाले प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं। कितने लोग पास हो गए? 3 नंबर वाला पास था, तो जिन लोगों के 3 मार्क्स आए हैं वो पास हो चुके हैं, जिन लोगों के 3 मार्क्स से कम आए हैं उनको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो दे रिक्वायर। यस, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पिछले वाले परफेक्शन की क्लासेस देखेंगे प्रीलिम्स लेवल, और कम से कम 2 क्लासेस और अटेंड करेंगे। यस, मज़ा आया आज के सेशन में? समझ में आया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करने होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? अभी हम और भी बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, पता ही नहीं चला कब कब में इतना टाइम हो गया, कोई बात नहीं। मिलेंगे अब हम कल की क्लासेस में। कल वेंसडे है तो यूट्यूब पर क्लास होगी आपकी। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you, God, for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, emotionally strong. Thank you, God, for everyone around me. Thank you, God, for making me stronger day by day. एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना, आज की क्लास कैसी लगी सभी को, मज़ा आया, नहीं आया, कितना मज़ा आया, सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आज का सेशन यही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड